नाज़रीन, पाकिस्तान में अदल व इंसाफ के सबसे बड़े ऐवान में आजकल एक बहरानी कैफियत का गुमान हो रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच आज दूसरी बार उस वक्त टूट गया जब बेंच में शामिल मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कल के हुक्मनामे पर उनसे मुशावरत नहीं की गई, इसलिए उनको लगता है कि वो इस बेंच के लिए मिसफिट हैं। जस्टिस ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को इस अदालत में जेर बहस लाया जाना चाहिए। यह केस शुरू हुआ तो बेंच 5 अरकान पर मुश्तमिल था, लेकिन यके बाद दीगरे 2 जजेस की माजरत के बाद इस बेंच में अब अरकान की तादाद 3 रह गई है। दिन 2 बजे 3 रुकनी बेंच ने समाअत दोबारा शुरू की तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज दी। इस पर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे को कहा कि वो चेंबर में उनसे मुलाकात करेंगे। आज चीफ जस्टिस ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात करने की भी तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो हम केस में वक्फा कर देंगे, लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो हम आइन के मुताबिक ऑर्डर देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल तक जो जेलों में थे आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। इन रिमार्क्स पर तनकीद की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इन रिमार्क्स की वजाहत करते हुए कहा कि इनका मकसद ये था कि पार्लियामेंट में जाएं तो ऐसे लोग खिताब करते मिलते हैं जो कल तक कैद थे और गद्दार करार दिए गए थे। अब वो लोग वहां बात कर रहे हैं और उनको इज्जत दी जाती है क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को पीर के रोज तलब कर लिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पर लागू ना होने का सर्कुलर जारी कर दिया। इस सारी सूरत हाल पर मेरे 13 सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरी बार बेंच टूट गया। क्या ये रूटीन की कार्रवाई है या किसी बड़े अदालती बहरान का पेश खैमा है? सवाल नंबर 2, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कई बार हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत कर कह चुके हैं, क्या ये बेल मंडे चढ़ेगी या नहीं? सवाल नंबर 3, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर अदालत आईनी किरदार अदा करेगी। अगर दोनों फरीक मुज़ाकरात कर लें तो क्या अदालत उज़्मा आईनी किरदार अदा करने की जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएगी? सवाल नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आज सर्कुलर जारी किया कि 2 रुकनी बेंच का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा क्योंकि 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। क्या एक सर्कुलर से सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले पर अमल दरामद रोका जा सकता है? सवाल नंबर 5, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात इल्तवा केस में अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त के बावजूद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इतने अहम मुकदमे में फुल कोर्ट ना बनाने में क्या मसलहत हो सकती है? सवाल नंबर 6, हुकूमती वज़रा बार बार फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 3 रुकनी बेंच का तस्करा करते हुए उसके फैसले के लिए अक़लियती का लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्या 3 रुकनी बेंच के लिए अक़लियती फैसले की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा सकती है? सवाल नंबर 7, आज सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस और दीगर मुतफरिक दरख्वास्तें वापस लेने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला करने में हुकूमत को पूरा 1 साल क्यों लगा? सवाल नंबर 8, हुकूमत ने अदलिया में इस्लाहात के नाम पर जल्दी कानून साजी कर दी है। क्या यह कानून वाकई इस्लाहात के लिए है या अदलिया पर दबाव डालने के लिए? सवाल नंबर 9, अदलिया के लिए की गई कानूनी तरमीम से नवाज शरीफ को अपील का हक मिल गया है। क्या यह कहा जा सकता है कि हुकूमत ने इस कानून साजी के जरिए खुद साख्ता तराजू के पलड़े बराबर करने की कोशिश की है? सवाल नंबर 10, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़खुद नोटिस के इख्तियार के लिए हुकूमत बार बार 1 मैन शो के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। जब चीफ जस्टिस ने अज़खुद नोटिस लेकर कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाई, इमरान खान की तरफ से तोड़ी गई असेंबलियों को बहाल किया, तब यह 1 मैन शो नहीं था क्या? सवाल नंबर 11, बज़ाहिर यूं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मुख्तलिफ मामलात पर तकसीम मौजूद है। क्या ये तकसीम सिर्फ आईनी राय की बुनियाद पर है या कोई दीगर वजूहात भी हैं? सवाल नंबर 12, आला अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि यहाँ एक इलेक्शन के केस के लिए 5 रुकनी बेंच बनकर टूट रहे हैं। क्या किसी आम आदमी के लिए इंसाफ की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है? सवाल नंबर 13, अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जब सजाद अली शाह होगा तब तक तारड़ आएगा। क्या अताउल्लाह तारड़ ने 1997 के अदालती बहरान में अपने दादा जस्टिस रिटायर्ड रफीक तारड़ का किरदार तस्लीम कर लिया है? इन तमाम सवालों के जवाब अर्ज करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब और सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब।
और सीनियर वकील और तहरीक इंसाफ के वकील एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तारड़ साहब से सवाल करना चाहूंगा। तारड़ साहब, मैंने आपसे सवाल तो कुछ और करना था, लेकिन ये थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपकी एक ट्वीट देखी है। इसमें आपने इस ट्वीट के अंदर लिखा है, आप दीदा तब होना चाहिए था जब अपने ही बरादर जज की अहलिया बेगुनाह बेकसूर होते हुए छड़ी के सहारे कटहरे में खड़ी थी और अपनी सफाइयां दे रही थी। Imperial Supreme Court, which serves a selected few and is run by one man show, is making mistake after mistake, unjust and unfair. I believe तारड़ साहब, आपका ये ट्वीट जो है डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहा है। Am I correct to say that? देखिए, तनकीद नहीं है, हम हक बजाने हैं ये कहने में कि एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है जो शदीद क्राइसिस का शिकार है। उस इमारत के अंदर लोग एक दूसरे से कलाम के रवादार नहीं हैं, एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं है, शदीद तकसीम है, शदीद बहरान है। बहरान इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि एक सर्कुलर के जरिए सीनियर प्यूनी जज के ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन किया गया और उसकी नफी की गई। क्या इसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे कल को एग्जेक्टिव भी सर्कुलर इशू करे और कहे कि ये ऑर्डर हमें पसंद नहीं है, इसमें ये शिक गलत है, या 63A की गलत तशरीह करके आपने इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत कायम करवाई थी, हमारी हुकूमत का खात्मा किया था। आइन कहता है पार्टी हेड, आपने उसको पार्लिमानी पार्टी लीडर बनाया था, तो हम सर्कुलर के जरिए इस बात की नफी करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे आला, सबसे मुकद्दम मोहतरम इदारा है अदलो इंसाफ की फरहमी का, आइन के तहफ्फुज का, आइन की पासदारी का। अगर उसके अंदरूनी हालात ये होंगे कि 9 मेंबर बेंच सुकड़ के 3 मेंबर बेंच बन जाएगा और चीफ जस्टिस साहब पे एक नो कॉन्फिडेंस उन्हीं की कोर्ट के मेंबर्स। और मंसूर साहब याद रखिए कि चीफ जस्टिस तारड़ साहब एक मिनट तारड़ साहब, ये जो भी थोड़ी देर पहले आपने ये जो जुमला बोला है जी, 9 रुकनी बेंच जो है वो सुकड़ के 3 रुकनी बेंच बन जाएगा। I've heard this again and again। मैं पूरे दिन आप लोगों की मैं मीडिया से गुफ्तगू देखता रहा। आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि 9 रुकनी बेंच सुकड़ के 3 रुकनी बन चुका है? दिस इज अ डिफरेंट केस, दिस इज नॉट द सेम केस। आप क्यों इसको बार बार उसके साथ तशबीह दे रहे हैं? आपने जस्टिस मंदोखेल के दोनों ऑर्डर पढ़े हैं। उन्होंने लिखा है कि ये केस उस केस की कंटिन्यूएशन है जो पिछला केस था, जिसमें सुओ मोटो लिया गया। अब देखिए मंसूर साहब, ये मामला इतना सादा नहीं है। ये मामला शुरू होता है गुलाम महमूद डोगर से और उन 2 जजेस से जिन्होंने उसकी पोस्टिंग के ऊपर केस लिया और सुओ मोटो के लिए रेफर किया चीफ जस्टिस को और फिर खुद रिक्यूज किया। अब उस पिटिशन की अमल दरामद की पिटिशन ये जगी है, वो सुओ मोटो था, सुओ मोटो की अमल दरामद की पिटिशन है। और देखिए, गजब खुदा का कि इजाजुल एहसन साहब उसमें रिक्यूज कर गए, इसमें रिक्यूज नहीं किया, इसमें उनको बिठाया गया। बात यह है कि ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब का तासर ये है और बार भी ये बात कर रही है कि एक पर्टिकुलर बेंच ऑफ माइंड है, उसके तहत हमारा मुतालबा नाजायज नहीं है। हम कहते हैं कि आप अपना फुल कोर्ट मीटिंग करें, अपने डिफरेंसेस सेटिस्फाइड करें, अपने जो तनाजात हैं उनको हल करें, फिर हमारे तनाजे की तरफ आए। अगर आप खुद तनाजे में शिकार हैं